Hello bachcho, let's read this question. The question says in the following question, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Option A, both statement first and second are correct. Statement second is correct explanation for statement first. Option B, both statement first second are correct. Statement second is not correct explanation for statement number first. Option C, statement first is correct, statement second is incorrect, and option D, statement second is correct and statement first is incorrect. Statement first is melting point of a solid depends on the structure of solid. And statement number second is melting point is used for the identification of type of solids. बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या ये दोनों स्टेटमेंट स्टेटमेंट सेकंड क्या स्टेटमेंट फर्स्ट पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, क्या स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट का या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया था मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, और जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी है। की कंसेप्ट क्या होगा हमारा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्टेटमेंट नंबर 1 की, जिसमें हमको बोला गया है कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पे। तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं बच्चों। जो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट दी है हमें वो कैसी है, ट्रू है। क्यों ट्रू है इसको समझते हैं। हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड स्टेट में हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे हम मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शंस को ओवरकम कर पाए, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हो सकती हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस हो सकती हैं, या फिर हो सकता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास इंटरेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। और जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बच्चों, यही अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड क्या होगा। ये इस चीज पर भी डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो ट्रू है कि मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी ट्रू है। बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर सेकंड की। स्टेटमेंट सेकंड में हमको बोला गया है कि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉलिड के लिए। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। कैसे कर सकते हैं, हमने पढ़ा है कि हमारे पास जनरली जनरली टू टाइप्स के सॉलिड हम कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एक हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, एमॉर्फस। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो इनके पास जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इनका, शार्प होता है, बिल्कुल मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूं एमरफस सॉलिड्स की, इनके पास बच्चों एक रेंज होती है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं लेकिन कंप्लीटली मेल्ट नहीं होते, एक रेंज के बीच में ये मेल्ट होते हैं। तो इसलिए हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को मेल्ट करेंगे, सॉलिड को मेल्ट करेंगे, अगर हमें देखने को मिल रहा है कि वो एकदम से मेल्ट नहीं हो रहा, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, तो हम कह देंगे वो एमरफस सॉलिड है। और वो एकदम से अगर मेल्ट हो रहा है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इस तरह हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लेकिन हमें कहा गया है कि क्या स्टेटमेंट सेकंड फर्स्ट पर डिपेंड करती है या नहीं करती, इसको भी देख लेते हैं बच्चों। हमारी जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है इससे हम आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, मतलब हम मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से हम स्ट्रक्चर को नहीं बता सकते। स्ट्रक्चर के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पता होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट फर्स्ट का नहीं है। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, both statements are correct but statement second is not correct explanation for statement first. I hope you understood it well and best of luck.